हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल nomad.coram में। तो बोलो जय बद्री विशाल, जय हो नारायण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम श्री बद्रीनाथ धाम कैसे जा सकते हैं और श्री बद्रीनाथ धाम आप कैसे पहुंचे और कैसे वहां का रजिस्ट्रेशन करें, कहाँ आप वहां पे ठहर सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रोड कैसे होंगे और जो पूरा यात्रा का कार्यक्रम है वो पूरा मैं सब कुछ आइटिनरी इसमें बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेके श्री बद्री विशाल का नाम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि श्री बद्रीनाथ धाम में हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के लिए वैसे तो दो ऑप्शन हमारे पास है। जो मेन ऑप्शन है, पहला है कि हम फ्लाइट के द्वारा जा सकते हैं या फिर ट्रेन के द्वारा, लेकिन डायरेक्ट वहां की कोई फ्लाइट या कोई ट्रेन नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेन की। तो ट्रेन के माध्यम से अगर आप कहीं से भी भारत के किसी भी राज्य के किसी भी स्टेशन से बैठेंगे तो सबसे पहले आपको पहुंचना है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में ही है। तो आप सभी जानते होंगे, जो हरि का द्वार है उसको हरिद्वार बोलते हैं। तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुंचिएगा अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो, और फिर वहां से जो है आपका जो सफर है वो वहां से शुरू होगा। तो मैं हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम की अगर दूरी की बात करूं तो लगभग 320 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। फिर वहां से आप जो है बाय बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा आप जा सकते हैं, जिसमें कि अगर मैं बस की बात करूं तो बस का जो किराया है वो 600 रुपए से लेकर 900 रुपए तक का रहने वाला है। और जो डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम के लिए बसें जाती है वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही पकड़नी होगी। वैसे तो 4 से 7 का टाइम होता है, लेकिन 8-9 बजे तक भी आपको बस मिल सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो है हरिद्वार बद्रीनाथ के लिए जो बस पकड़ेंगे वो अर्ली मॉर्निंग में पकड़े, ठीक है। तो वहां से अगर आप डायरेक्ट आपको बस नहीं मिलती है इन केस, तो ठीक है, आपको वहां से डायरेक्ट जोशीमठ के लिए बस मिल जाएगी। फिर जोशीमठ से जो बद्रीनाथ धाम की जो दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर है। तो वहां तक आप बाय टैक्सी भी पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 100 से 150 रुपए के बीच में होगा पर पर्सन का। अब मैं बात कर लेता हूं फ्लाइट की। तो अगर आप फ्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं श्री बद्रीनाथ धाम तो भी आपको हरिद्वार से तो यात्रा शुरू होगी, लेकिन जो आपका फ्लाइट का जो एयरपोर्ट है तो वो आपका जोली ग्रांट एयरपोर्ट होगा, जो कि देहरादून में है। और फिर आप देहरादून से बाय बस आप डायरेक्ट हरिद्वार तक पहुंच जाइए और फिर हरिद्वार से आप जो है डायरेक्ट अर्ली मॉर्निंग में बद्रीनाथ धाम की जो बस है सुबह 4 से 7 बजे तक आपको मिल जाती है डायरेक्ट बस। तो आप वहां से बस लेकर बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप बद्रीनाथ धाम में कहाँ पे रुके और किस प्रकार आप रुक सकते हैं। तो जो बद्रीनाथ धाम है ये चारों धामों में से सबसे बड़ा धाम है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन वहां पर जो है रुकने की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आश्रम है, वहां पे जो है आश्रम आपको इतने आश्रम मिलेंगे, बहुत ज्यादा आश्रम मिल जाएंगे। और जिनका जो किराया होगा वो पर बेड का आपको 200 से 500 रुपए तक का आपका किराया हो सकता है। उसके बाद आपका जो आता है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, GMVN गेस्ट हाउस होते हैं ये। तो इनका जो किराया होता है, यहाँ पे डोरमेट्री आपको मिल जाएगी, जिनका जो पर बेड का किराया लगभग यहाँ से यहाँ पे होगा 50 रुपए से लेकर 100, 150, 200 रुपए तक पर बेड का किराया डोरमेट्री में। अब अगर वहीं पे प्राइवेट होटल्स की मैं बात करता हूँ तो जो प्राइवेट होटल है उनका जो किराया है वो लगभग 500 रुपए से लेकर 5,000-6,000 रुपए तक रह सकता है पर रूम का, जो कि सीजन वाइज अप डाउन होते रहते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फूड की, खाने पीने की। तो वहाँ पे आपको जो है खाने पीने की भी काफी अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। खाना पीना वहाँ पे बहुत ज्यादा है और वहाँ पे जो खाना पीना है वो आपको एकदम स्वच्छ और अच्छा भोजन मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं। तो जो खाना है वो आपको ढाबे पे मिल जाएगा और वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है काफी सारे, तो रेस्टोरेंट में भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो एक नॉर्मल सी थाली है वो वहाँ पर 80 रुपए से 100 रुपए तक आपको मिल जाएगी।
तो अब मैं बात करता हूँ कि आप श्री बद्रीनाथ धाम में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो वहां पे जो है भगवान विष्णु की जो कि तपोस्थली है, तो आप वहां के दर्शन कर लीजिए बद्रीनाथ धाम में, मंदिर में। और जो है साथ में ही वहां पे जो है आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पास में ही सरस्वती नदी वहां पे बहती है, तो उसमें जो है बहुत ठंडा पानी होता है। लेकिन ये प्रभु का चमत्कार है कि ठीक उसके पास में ही एक तप्त कुंड है, जिसमें कि आपको 12 महीने गर्म पानी आपको नेचुरली मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगाते हैं और इस गर्म पानी का जो कुंड है, इसमें स्नान करने के पश्चात केदारनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। तो अब अगर मैं भीड़ की बात करूं तो दर्शन करने के लिए अगर थोड़ी वहां पे भीड़ अगर रहती है तो लगभग आपको 2 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर इन केस अगर भीड़ नहीं होती है तो 1 से 2 घंटे के बीच में ही आपके दर्शन वहां पे हो जाते हैं। तो वहां पे जो है आप पूजा पाठ करा सकते हैं, पिंडदान भी होता है वहां पे, और जो फैमिली के लिए पूजा पाठ होती है वो भी होता है। तो आप जो है वहां पे तरह तरह की पूजा भी करा सकते हैं, जिसकी काफी मान्यता है। तो अब मैं बात करता हूँ, दर्शन भी हो गए हमारे और हम बद्रीनाथ धाम पहुंच भी गए हैं। तो अब यहाँ से ठीक 3 से 4 किलोमीटर के बाद ही जो है भारत का जो पहला गांव है या फिर अंतिम विलेज, जो लास्ट विलेज है, वो माना है। तो माना भी एक बहुत खूबसूरत गांव है और ठीक इससे आगे ही चाइना का बॉर्डर लगता है। तो ये भारत का अंतिम गांव है माना गांव। तो यहाँ की जो है खूबसूरती बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है इस गांव में। तो यहाँ पर जो है गणेश गुफा है, श्री वेदव्यास गुफा है, सरस्वती नदी तो है ही यहाँ पे, जिसके ऊपर भीम पुल है। बताया जाता है कि जब पांडव यहाँ से जो है स्वर्ग यात्रा के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने, तो वो यहीं से ही गुजरे थे। और जो सरस्वती नदी के ऊपर जो है जो पार करनी थी तो भीम थे, तो जो पर्वत है, एक पर्वत की चट्टान यहाँ पे दोनों साइड रख दी थी, जिससे कि उन्होंने आसानी से इस रिवर को पार कर लिया था। जो ये पुल है इसको भीम पुल के नाम से जानते हैं। तो आप वहां पर भी घूम सकते हैं। और साथ में ही आप चाहे तो यहाँ के जो ये गांव है, इसकी जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर, और यहाँ पे जो कलाकृतियां हुई है मकानों पे, और एक नेचुरल टच आपको ऐसा यहाँ पे आभास होगा कि मानो कि आप एकदम सुकून की लाइफ जी रहे हैं। और ठीक यहाँ से अगर आप 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं माना से, तो ठीक पास में ही है वसुधारा वाटरफॉल, जो कि सबसे चमत्कारी झरना बोला जाता है। तो आप चाहे तो वसुधारा वाटरफॉल पे भी आप वहाँ पे घूम सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ कि पूरे इस यात्रा में हमारा जो बजट है वो कितना होगा। तो दोस्तों, हरिद्वार से लेकर जब हम चले हरिद्वार से, और फिर वापस अब हम हरिद्वार आएंगे दर्शन करके श्री बद्रीनाथ के, तो मेरे अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो लगभग 5,000 से 6,000 तक रहने वाला है, जिसमें कि आपका जो है वहाँ पे अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज या फिर कुछ अलग से परचेज करते हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की जो आपको साथ में कैरी करना है। तो उनमें सबसे पहले आता है पावर बैंक, मोबाइल चार्ज करने के लिए, इमरजेंसी में भी पावर बैंक का आपको वहाँ पे काफी यूज होगा। और जो है वुलन क्लोथ्स आपको ले जाने हैं, ग्लव्स ले जाने हैं, और जो है काफी सारी आप जो है वुलन सॉक्स भी रख सकते हैं, 4 से 5 जोड़ी। और आप जो है एक स्टिक जरूर रखिए, वाटरप्रूफ शूज रखिए, अम्ब्रेला भी आप कैरी कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो है वहां पर अपनी पॉकेट में कैश जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां पे नेटवर्क का इशू रहता है, पहाड़ी क्षेत्र है, और जो है आपका यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं करेगा कुछ जगह पर, तो इसलिए कैश आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी श्री बद्रीनाथ धाम की मेरी पूरी वीडियो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।